Good students, today's question is effects of exercise on respiratory system. Let us start. Oxygen is essential for existence of man. Respiratory system regulates the exchange of gases. Respiratory is a two-way process in which oxygen is taken in and after its consumption and chemical processes in the body, the waste gases are given out. Human respiratory system has the following organs: nose, pharynx, trachea, bronchi, lungs. हिंदी में जान लेते हैं। श्वसन क्रिया सभी प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया में सभी जीवित प्राणी अपने वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सांस के अंदर लेने को अंतःश्वासन तथा बाहर सांस छोड़ने को प्रश्वास क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में निम्नलिखित अंग सम्मिलित हैं: नाक, ग्रसनी, कंठ, सांस नली, हवा नालियाँ, फेफड़े। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नोज। Air enters the respiratory system through nose, and waste gases are also exhaled through it. Nose is made up of bone and cartilage and is covered with facial skin. There are two oval-shaped tubular cavities. These openings are called nostrils. The inner walls of nostrils are covered with coarse hair. These hair filter the dust particles. नाक के द्वारा वायु को अंदर खींचा जाता है। अंदर जाने वाली वायु से नाक गर्म होता है और आर्द्रता बनती है। नाक के अंदर रक्षक बाल होते हैं जो कीटाणुओं और गंदे पदार्थों को अंदर जाने से रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। The air passes from the nasal passage to the pharynx or throat and larynx or the voice box. Food and liquids are blocked from entering the opening of larynx by a valve called epiglottis to prevent from choking during swallowing. फेरेंक्स, जिसे हिंदी में ग्रसनिका कहते हैं, ये मांसपेशियों का बना होता है जिसकी लंबाई 5 इंच तक होती है। इसी भाग से होकर वायु आगे बढ़ती है। और लेरेंक्स, जिसे हम कंठनली कहते हैं, इसे ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है। इस भाग का मुख्य कार्य भोजन और सांस के मार्ग को अलग करना है। इसके मुख्य द्वार में एपिग्लोटिस होता है। जब भी हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो एपिग्लोटिस पेय पदार्थों को
वायु मार्ग में जाने से दूर रखते हैं। समझ गए आप लोग? ट्रैकिया। ट्रैकिया is called windpipe. It is a cylindrical tube about 11.2 centimeters in length and 2 centimeter to 2.5 centimeter in diameter. ट्रैकिया, जिसे श्वास नली कहते हैं, ये 11.2 सेंटीमीटर लंबाई और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। जब हम सांस लेते हैं तो सिकुड़न से बचने के लिए इसमें सी आकार के कार्टिलेज विंग लगे होते हैं, जिसके द्वारा सांस अंदर और बाहर निकालना आसान होता है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। ब्रोंकाई। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब्स called bronchi. These lie around the chest, center of the chest. The 2 bronchi differ slightly in shape and position. The bronchi enter the respective lungs and spread out in a tree-like manner into smaller tubes called bronchioles. ब्रोंकाई हमारी छाती के मध्य में स्थित होते हैं और ये आपस में भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। ब्रोंकाई फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और एक वृक्ष की तरह फैल जाते हैं, जिनको छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, जिनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लंग्स। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 lungs. These are vital organs of respiration. The lungs are divided into lobes, orifices. The left lung has 2 lobes and the right lung has 3 lobes. Its walls becomes thinner and thinner and finally ends in the air sacs of the lungs. हिंदी में जान लेते हैं। फेफड़े। मानव के शरीर में 2 फेफड़े स्थित हैं। श्वसन प्रणाली में फेफड़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। फेफड़े कोण आकार के होते हैं, जिसका पतला भाग ऊपर की तरफ तथा आधार डायाफ्राम पर होता है। बायां फेफड़ा 2 तथा दायां फेफड़ा 3 लोब्स में बटा होता है। फेफड़े गुब्बारे के समान स्पंजी थैले होते हैं। उनमें कोई मांसपेशी नहीं होती, जिसके कारण इनमें फैलाव व संकुचन की क्षमता होती है। फेफड़ों का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को भीतर ले जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। समझ गए आप लोग? ये थे श्वसन प्रणाली के अंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने जाना। अब आगे जनरल वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन प्रणाली की सामान्य कार्य प्रणाली।
The body is made up of millions of cells. All of them require oxygen. Oxygen is taken from the air through lungs. It is then carried to the cells of the body through the circulatory system. Waste carbon dioxide is collected from the cells and expelled from body through lungs. हमारा शरीर असंख्य सेलों से बना है। इन सभी सेलों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए वह भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं ताकि वे अपना कार्य उचित ढंग से कर सकें। फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन वायु से ली जाती है। रक्त संचार संस्थान द्वारा यह ऑक्सीजन सेलों तक पहुंचाई जाती है। दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके फेफड़े शरीर से बाहर निकाल देते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट on which our lives depends. It is essential for every cell and tissues in our body. It is used to provide energy which is necessary for life. Oxygen enters in our body when we inhale, and its bioproducts are given out when we exhale. Respiration is the process in which exchange of gases takes place in our body. In other words, interchange of gases. Oxygen fuses with blood and carbon dioxide diffuses from blood. The process of respiration involves lungs, diaphragm, and respiratory tract, nose, mouth, larynx, pharynx, and trachea. Respiration is of two types. ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यह शरीर के प्रत्येक सेल और तंतु के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो दूषित वायु बाहर निकलती है। श्वास लेने की प्रक्रिया से शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है, अतः गैसों का अंतर परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल जाती है। श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े, पर्दा जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, श्वास मार्ग, नाक, मुंह, कान या स्वर यंत्र, ग्रसनी, श्वास नली शामिल होते हैं। श्वसन प्रणाली दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, this takes place in lungs with the help of
alveoli means air sacs. Here in alveoli, the carbon dioxide diffuses from blood and oxygen fuses with blood at lungs. This external respiration makes the breathing possible, causing inhalation and exhalation process. Through breathing process, the blood is oxygenated and gets purified as carbon dioxide is removed from the blood. External respiration causes the internal respiration possible as oxygen reaches to blood and then goes to other parts of the body. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाहरी श्वसन प्रणाली। ये प्रक्रिया एल्वुलाई हवा की जो थैलियाँ होती हैं की सहायता से फेफड़ों में होती है। एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से अलग हो जाती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है। बाहरी श्वास प्रणाली में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से सांस लेना संभव होता है। सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और शुद्ध हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से अलग कर दी जाती है। बाहरी श्वसन प्रणाली से ही आंतरिक श्वसन प्रणाली की प्रक्रिया संभव है क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। समझ गए आप लोग? ये तो थी हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब आएंगे हम इंटरनल respiration. This process of respiration is taking place at tissues and cells. When oxygenated blood reaches to tissues, the oxygen gets used up during energy production. This metabolic reaction causes the carbon dioxide production, which is carried away by blood and reaches back to lungs for purification through external respiration. हिंदी में जान लेते हैं। जब ऑक्सीजन युक्त रक्त तंतुओं तक पहुंचता है तो ये श्वास प्रक्रिया तंतुओं और सेलों में आरंभ हो जाती है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ऑक्सीजन का प्रयोग कर लिया जाता है। इस तोड़-फोड़ की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो रक्त द्वारा वापस फेफड़ों में पहुंचती है जहां बाहरी श्वास प्रणाली द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि रेस्पिरेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। अब आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज का हमारे श्वसन प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। First, increase the tidal volume and vitality. With regular exercise, the tidal volume and vital capacity of lungs is increased and
द चेस्ट एक्सपेंशन आल्सो इम्प्रूव्स। हिंदी में जान लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी में वृद्धि। प्रतिदिन व्यायाम करने से छाती के फैलने के कारण टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी में वृद्धि होती है। नंबर 2, रेस्पिरेटरी मसल्स become stronger. The respiratory muscles become stronger to work maximum and for a longer with more efficiency. दैनिक व्यायाम से श्वास क्रिया की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इससे वे लंबी अवधि तक अधिकतम कार्य कर सकती हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्वोलाई। देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एल्वोलाई which helps to purify blood. Thus, the efficiency of respiratory system improves. एल्वोलाई की संख्या में वृद्धि। दैनिक व्यायाम से एल्वोलाई की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे अधिक मात्रा में रक्त शुद्ध होता है। इस प्रकार श्वास प्रणाली के सामर्थ्य में सुधार आता है। नेक्स्ट, एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। द alveoli functioning becomes faster. Thus, more oxygen reaches in the body for energy production, which improves the working capacity. श्वास प्रणाली के सामर्थ्य में वृद्धि। एल्वोलाई के तेजी से कार्य करने से शरीर को ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन एरोबिक एंड्योरेंस। एज मोर ऑक्सीजन सप्लाई causes less lactic acid production. Therefore, fatigue is delayed and endurance improves. क्योंकि ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई से दूध जैसा तेजाब लैक्टिक एसिड कम पैदा होता है, इसलिए व्यक्ति को थकान देर से होती है और सहनशीलता में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। फास्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देयर इज फास्टर रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कार्बन डाइऑक्साइड का तेज निकास। नियमित व्यायाम करने से शरीर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अधिक तेजी से विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। The water balance is maintained in body
थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्यायाम करने से श्वास प्रक्रिया में सुधार आता है तथा शरीर में पानी का संतुलन कायम रहता है। समझ गए आप? आगे बढ़ें। रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैन resist and decrease germs and antibodies. Thus, many respiratory problems can be prevented, like cough, sneezing, etc. नियमित व्यायाम करने से श्वास प्रक्रिया के अंग रोगों, कीटाणुओं तथा अन्य अशुद्धियों से अपना बचाव कर सकते हैं। इस प्रकार श्वास संबंधी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है, जैसे खांसी, छींकना आदि ये सब। तो बच्चों, आज आपने श्वसन प्रणाली के बारे में जाना। श्वसन प्रणाली क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से अंग इसमें काम करते हैं तथा व्यायाम का हमारी श्वसन प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपने आज जाना। ठीक है, आज इतना काफ़ी है। ठीक है, बाकी हम अगले टाइम देखेंगे। ओके, थैंक यू।